Hello friends, this is Dr. Nazar this side. So let's continue with the topic intracellular signaling mechanisms and receptors. तो अब तक हमने serpentine receptors देखे, ठीक। उसके बाद हमने ligand operated ionic channels देखे और अब लास्ट क्लास है थर्ड टाइप है जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन या सरफेस रिसेप्टर्स में आता है, जिसको वन पास रिसेप्टर बोलते हैं या फिर एंजाइम लिंक्ड वन पास रिसेप्टर, ठीक है। तो एंजाइम लिंक्ड वन पास रिसेप्टर्स, ठीक है। ये लास्ट क्लास है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स में, ठीक। ट्रांसमेम्ब्रेन इनके अंदर हमें टोटल 5 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक। पहला है टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर, दूसरा है टायरोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास सेरीन एंड थ्रियोनिन काइनेस रिसेप्टर्स, ठीक। और है हमारे पास जैक स्टैट रिसेप्टर्स, ठीक। और कुछ स्पेशल है हमारे पास ग्वानिनिल साइक्लेस एसोसिएटेड रिसेप्टर्स, ठीक। तो हमें ये बेसिकली 5 क्लासेस पढ़ने हैं एंजाइम लिंक्ड वन पास रिसेप्टर्स में। एक एक करके देखेंगे, जल्दी देखेंगे और सबके सेलुलर लेवल पे पाथवेज और मैकेनिज्म्स देखेंगे, ठीक। तो मान लो ये मेरे पास सेल है, ठीक। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और हम लोग टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स देखते हैं। तो पहली क्लास है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स की, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास ये टायरोसिन काइनेज का रिसेप्टर है, ठीक। वन पास रिसेप्टर होना चाहिए क्योंकि सिंगल एक बार पास करेगा मेम्ब्रेन के थ्रू ये, ठीक। तो ये जो रिसेप्टर है ये इंट्रासेलुलरली एंजाइम के साथ कपल्ड है और उस एंजाइम का नाम है टायरोसिन काइनेज, ठीक। नाम से ही पता लग रहा है, नाम ही इसीलिए रखा गया है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। तो ये सिंगल पास रिसेप्टर है, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट जो है वो लाइगेंड बाइंडिंग साइट है और अंदर से इंट्रासेलुलरली ये कपल्ड है टायरोसिन काइनेज के साथ, ठीक। तो इस टायरोसिन काइनेज के पास बहुत सारे टायरोसिन रेजिड्यूज होते हैं। टायरोसिन एक एमिनो एसिड है, तो ये कप रेजिड्यूज लगे होते हैं टायरोसिन, ठीक। टायरोसिन के रेजिड्यूज लगे रहते हैं। अब ये जो लाइगेंड बाइंडिंग साइट है यहाँ पे लाइगेंड बाइंड कर सकता है। अब कौन कौन से लाइगेंड्स यहाँ पे इंक्लूडेड है जो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं इस रिसेप्टर को? तो बहुत सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हमारे पास, जैसे इंसुलिन हो गया, ठीक। फिर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर हो गया, ठीक। उसके बाद न्यूरल ग्रोथ फैक्टर और भी बहुत सारे हैं इसी तरह से, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स है वो तो सारे हैं ही इसमें, इंसुलिन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो ये सारे जितने भी पेप्टाइड हैं ये इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं, ये लाइगेंड्स हैं हमारे, ठीक। तो टायरोसिन काइनेज जो इंट्रासेलुलरली ये एंजाइम कपल्ड है इस रिसेप्टर के साथ, उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। वो क्या कर सकता है कि इस टायरोसिन काइनेज के पास एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है कि वो ये टायरोसिन रेजिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करा सकता है। अब ये एंजाइम अपने ही टायरोसिन रेजिड्यूज को फॉस्फोराइलेट कर रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम होगा ऑटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक। तो क्या लग जाएगा? फॉस्फेट लग जाएगा इन टायरोसिन रेजिड्यूज पर, ठीक है। जैसे ही लाइगेंड इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा तो टायरोसिन काइनेज क्या करेगा? टायरोसिन रेजिड्यूज को फॉस्फोराइलेट कर लेगा, ठीक। फॉस्फोराइलेट करेगा, उसके बाद अंदर जो है इंट्रासेलुलरली एक प्रोटीन अवेलेबल है जो कि ये जो टायरोसिन रेजिड्यूज हैं जो कि फॉस्फोराइलेट हो चुके हैं, ये प्रोटीन होगा इनके साथ जाके जुड़ जाएगा। जैसे ही ये टायरोसिन रेजिड्यूज फॉस्फोराइलेट होंगे तो एक और प्रोटीन होगा, वो जाके इन फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ जुड़ जाएगा। तो ये जो जुड़ने वाला पार्ट है जिससे ये कैप्चर करेगा या कनेक्ट करेगा टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ, उसको सल्फ हाइड्रल पॉइंट्स बोला गया है, सल्फ हाइड्रल पॉइंट्स। इसलिए इस प्रोटीन का नाम क्या है? सल्फ हाइड्रल प्रोटीन, ठीक। एक बार सल्फ हाइड्रल प्रोटीन एक्टिवेट हो गया तो ये
नेक्स्ट चेन ऑफ प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक, ये एक प्रोटीन है, इसको एक्टिवेट करेगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये है 7, यहाँ पे 7, ये एक पॉलीमर है। तो इस प्रोटीन में ये जो पॉलीमर्स हैं ये बेसिकली जैसे हमारे पास मोनोमर डाइमर होते हैं, तो ये क्या कहते हैं, इस तरह से 7 प्रोटीन्स को जोड़ के एक प्रोटीन बनाया गया। और इस प्रोटीन का नाम दिया गया है SOS, सन्स ऑफ 7। ठीक, जैसे सरपेंटाइन को 7 पास रिसेप्टर को सरपेंटाइन नाम दिया गया है, उसी तरह से इस प्रोटीन का नाम सन्स ऑफ 7 रख दिया है। ठीक, तो एक बार ये प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, ठीक, तो जब ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा ये एक अगले प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा इंट्रासेलुलरली, और वो प्रोटीन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक, और उसका नाम है रास प्रोटीन। ठीक, एक बार इसको एक्टिवेट अगर कर दिया, SOS ने जब इसको एक्टिवेट किया तो रास प्रोटीन क्या करता है, रास प्रोटीन के पास पॉकेट होता है, GDP को छोड़ देता है और GTP पकड़ लेता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, रास प्रोटीन। और जब ये रास प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है तो ये अगले प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक, अगला प्रोटीन हमारा यहाँ पे राफ प्रोटीन काइनेस, राफ प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही राफ प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट होगा फिर हमारे पास अगला प्रोटीन है जिसको माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेस बोलते हैं। तो माइटोजन एक्टिवेटिंग, तो एक बार ये माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट हो गया। ठीक, और ये एक्टिवेट किससे हुआ, हमारा राफ प्रोटीन काइनेस से। ठीक, तो जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो अल्टीमेट गोल यही होगा कि ये सेल का जो न्यूक्लियस है ये फॉस्फोराइलेट कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को फॉस्फोराइलेट कर देगा। ठीक, और ये फिर अंदर जाके ये फॉस्फोराइलेटेड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, ये जो फॉस्फोराइलेटेड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, जो भी जीनोमिक एक्सप्रेशन है किसी भी प्रोटीन के लिए, वो अप रेगुलेट कर देगा। तो ज़्यादा हमारे पास बन के आएगा mRNA, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन होगा, और फिर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो इस तरह से हमारा जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है ये पाथवे से होता हुआ गुजरता हुआ अल्टीमेटली गोल क्या है, सेलुलर रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। पहला क्या था, लाइगेंड बाइंड किया। दूसरा क्या था, ऑटो फॉस्फोराइलेशन ऑफ द ओन टायरोसिन काइनेज। ठीक, टायरोसिन रेजिड्यूज। एक बार ये हो गया तो सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन जो है वो जुड़ जाएगा जाके फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज से। एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो ये फिर सन ऑफ 7 को एक्टिवेट करेगा। सन ऑफ 7 एक्टिवेट अगर हो जाएगा तो ये रास प्रोटीन को जाके एक्टिवेट करेगा। रास प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो GTP अक्वायर करेगा, GTP लॉस करेगा, और फिर अल्टीमेटली क्या करेगा, राफ प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। राफ प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गया तो मैप काइनेज को एक्टिवेट करेगा। मैप काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को फॉस्फोराइलेट करेगा, और फिर अल्टीमेट गोल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा ये पाथवे है बेसिकली सारा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। अब हम लोग सेकंड ग्रुप देखते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में। तो बेसिकली नाम में ही है कि ये डायरेक्टली टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर नहीं है। पहला और सेकंड जो क्लास है, फर्क ये है कि टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड है, डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, एसोसिएटेड है। तो अगर मान लो ये हमारा रिसेप्टर हो गया, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक, और यहाँ पे
ये एक लाइगैंड है, ठीक। तो अब मान लो ये लाइगैंड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन है, तो इस लाइगैंड बाइंडिंग साइट से इस रिसेप्टर को ये बाइंड करेगा, ठीक। तो जब ये बाइंड कर लेगा तो क्या होता है कि ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन होता है ये घूमता रहता है, ठीक, और ढूंढता रहता है कि कहाँ पर ये वाला रिसेप्टर एक्टिवेटेड है, ठीक। और जैसे ही ये एक्टिवेटेड होता है तो ये जाके इसमें बाइंड कर जाता है, ठीक। और ये जब बाइंड हो जाता है, ठीक, इस तरह से ये बाइंड हो जाएगा। एक बार लाइगैंड ने इस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया तो ये जो एंजाइम इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट था इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे, इससे जाके जुड़ जाएगा, ठीक। और जैसे ही ये जुड़ जाएगा ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली टायरोसिन रेजिड्यूज अवेलेबल है, ठीक। तो क्या करता है ना, ये जो एंजाइम होता है ये क्रॉस फॉस्फोराइलेशन करता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इस एंजाइम का नाम है बेसिकली जैनस काइनेस, ठीक। इस एंजाइम का नाम है जैनस काइनेस, जो कि फॉस्फोराइलेशन करता है। तो एक बार ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, लाइगैंड जुड़ गया, तो क्या करेगा कि जैनस काइनेस जाके जुड़ जाएगा इस रिसेप्टर के साथ, ठीक, इंट्रासेलुलरली। और जो इस रिसेप्टर के पास टायरोसिन रेसिड्यूज हैं उनको फॉस्फोराइलेट करेगा, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक। तो जैसे ही क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगा तो यहाँ पे एक और प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल का नाम है स्टैट, ठीक। तो जैसे ही टायरोसिन रेसिड्यूज फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, जैनस काइनेस क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, ठीक। तो एक बार ये क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो गया ना, तो ये जाके इसमें जुड़ जाएगा, ठीक। क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये यहाँ पे आपका जो स्टैट मॉलिक्यूल है ये जाके इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। ये फॉस्फोराइलेशन होगा टायरोसिन रेसिड्यूज का, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन ऑपोजिट साइड के, ठीक है। तो एक बार फॉस्फोराइलेट होगा टायरोसिन रेसिड्यूज, तो जो स्टैट मॉलिक्यूल है वो आके इस कॉम्प्लेक्स, इस फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। एक बार स्टैट एक्टिवेट हो जाएगा, ये सेल है, ये इसका डीएनए है, तो स्टैट क्या करेगा, ये स्टैट आप ऐसे समझो, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार ये जब जाके जुड़ जाते हैं ना ये फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब ये जुड़ जाते हैं ना, तो ये एक्टिवेटेड स्टैट है, तो ये सेल के अंदर जाएगा फिर, और जीनोमिक एक्सप्रेशन को एमआरएनए में कन्वर्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। बाकी की कहानी सेम है, ये बाहर आएगा, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो रिसेप्टर था ये पहले डायमेरिक पोजीशन में अवेलेबल था, ठीक। तो जैसे ही लाइगैंड बाइंड करता है तो जैनस काइनेस बाइंड कर जाता है इस रिसेप्टर के साथ और डायमराइजेशन हो जाता है, मतलब एक मोनोमर बन जाता है रिसेप्टर, ठीक। तो डाइमर तो था, लेकिन डायमराइजेशन के बाद फिर ये टायरोसिन जो रेसिड्यूज थे ये जैनस काइनेस इनको फॉस्फोराइलेट करता है, तो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है। उसके बाद जैसे ही टायरोसिन के रेसिड्यूज फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं तो स्टैट मॉलिक्यूल जाके इससे बाइंड कर जाते हैं। जब स्टैट मॉलिक्यूल प्रोटीन जो है बाइंड कर लेगा तो एक्टिवेटेड स्टैट प्रोटीन बनेगा। स्टैट प्रोटीन फिर जाके जीनोमिक एक्सप्रेशन को रेप्लिकेट करके मैसेंजर आरएनए बनाएगा। तो स्टैट का एक फुल फॉर्म होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन, इसके नाम में ही छिपा है, इसीलिए जाके ये सीधे न्यूक्लियस के जीनोम पे अफेक्ट कर रहा है। सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्टिवेटेड, अब जैसे लाइगैंड जुड़ा इस रिसेप्टर के साथ, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हुआ टायरोसिन रेसिड्यूज का, स्टैट मॉलिक्यूल
इस सिग्नल को ट्रांसड्यूस करके जीनोमिक जो डीएनए है उसको ट्रांसक्रिप्शन में डाल रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो रही है, तो फिर से सेलुलर रिस्पॉन्स क्रिएट हो गया। तो इसलिए कभी कभी हम लोग इस पाथवे को, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर का जो पाथवे है, हम लोग इसको कभी कभी इसके नाम में यहीं पे छिपा है जैक स्टैट पाथवे बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। अब थर्ड टाइप देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो ये ग्रोथ हार्मोन हो गया, थोड़ा लाइगेंड्स भी देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन भी इसी पाथवे से काम करता है। ठीक, फिर इंटरल्यूकिन्स हो गए, जैसे 2 हो गया, बहुत सारे साइटोकाइंस हो गए। ठीक है, और बहुत सारे टी सेल रिसेप्टर्स, बी सेल रिसेप्टर्स। ठीक है, टी सेल रिसेप्टर्स जो है और बी सेल रिसेप्टर्स है, तो जो उनके पास एंटीजन कैप्चरिंग जो रिसेप्टर्स हैं वो भी टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स हैं। साइटोकाइंस हो गया, इंटरल्यूकिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन।